संसाधन के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में बहुउद्देश्य जल परियोजनाएं। राजस्थान में बहुउद्देश्य जल परियोजनाओं में पहली है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है और इसका जो निर्माण है वो किया गया था 1953 में। चंबल घाटी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था, चंबल का जो क्षेत्र है वो बीहड़ युक्त क्षेत्र है, तो ये बीहड़ युक्त जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ में चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अपरदन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है जिसके कारण से बीहड़ भूमि का निर्माण हो गया है, उस अपरदन को रोकना। तो इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना, साथ में मृदा अपरदन को रोकना इस नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। चंबल नदी जो है अगर अपन देखें तो इसका जो उद्गम है वो हो रहा है मध्य प्रदेश का जो जनापा पहाड़ियाँ, यहाँ पे मध्य प्रदेश में जनापा पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है उत्तर की ओर बह के और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ ज़िलों में प्रवेश करती है। यहाँ पे चौरासीगढ़ में चित्तौड़गढ़ ज़िले में प्रवेश करके और कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई बहती है और फिर जो है सवाई माधोपुर के पास में प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर में यह है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा के सारे बहती है। तो यहाँ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर यहाँ पे बह के और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा जो स्थान है वहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। इसके आगे कोटा और बूंदी की सीमा पर इसमें निर्माण किया गया है जवाहर सागर बांध का निर्माण, और यहाँ कोटा शहर के पास में कोटा बैराज। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो इस योजना के अंतर्गत 4 बांधों का निर्माण किया गया है। एक तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है इस योजना के अंतर्गत। दूसरा जो बांध है चित्तौड़गढ़ ज़िले में राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है। और इसके आगे कोटा और बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है और कोटा शहर में कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। जवाहर सागर जो बांध है वो एक पिकअप बांध है, इसको कोटा बांध भी कहते हैं, कोटा बांध भी कहा जाता है, और ये जो है एक पिकअप बांध के रूप में है। इसका उद्देश्य था कि कोटा बैराज में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती थी तो उसके कारण से कोटा शहर के डूबने की आशंका या बाढ़ की आशंका वहाँ पे पैदा हो जाती थी, इसलिए अतिरिक्त जो पानी है उसको रोकने के लिए एक पिकअप बांध के रूप में इसका निर्माण है वो किया गया है। तो कोटा शहर को डूब से यानी चंबल की डूब से बचाने के लिए इसका निर्माण है वो किया गया है और आगे फिर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई आगे तक चली जाती है। चंबल घाटी परियोजना की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 3 चरणों में पूर्ण हुआ है। प्रथम जो चरण है उसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले में गांधी सागर बांध का निर्माण पहले चरण में किया गया। इसके बाद में दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण है वो दूसरे चरण में किया गया। इसके बाद में जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण जो पिकअप बांध के रूप में है उसमें किया गया।
साथ में जवाहर सागर बांध में विद्युत गृह का निर्माण किया गया, और एक विद्युत गृह जो है वो या राणा प्रताप सागर बांध पे जो रावत बाटा है वहाँ भी बनाया गया है। और इसी समय 1960 में कोटा बैराज का निर्माण किया गया। कोटा बैराज, बांध और बैराज में मैंने पहले बताया था अंतर क्या होता है। बैराज का जो मूल उद्देश्य है वो होता है सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। तो कोटा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें कोटा बैराज के माध्यम से नहरें निकाल के और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दूसरी जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना निर्माण 1966 में किया गया था, और ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ ये लाभान्वित क्षेत्र है। ये जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में अममोरू की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ है मेहद झील, यहाँ से निकलती है और उत्तर की ओर बह के और राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और फिर वापस यू टर्न लेके बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बहती है, और फिर गुजरात में बह के और अरब सागर में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसका जो माही का कांटल प्रदेश, इस प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य रूप से बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है उस क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसको लाभान्वित करने के लिए इस परियोजना का निर्माण है वो किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक बांध का निर्माण बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। और इसके पास में ही लगभग आधा किलोमीटर आगे की ओर एक छोटे बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है कागदी पिकअप वियर बांध, और यहाँ पर 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं। इसके बाद में ये जो नदी है वो आदिवासी क्षेत्र में बहती है। यहाँ से इधर से जाखम नदी आती है, इधर से सोम नदी है, दोनों मिलके और बेणेश्वर में इसमें मिल जाती हैं, और यहाँ पर इनका त्रिवेणी संगम बनता है, जहाँ प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है वो भरता है, और ये गुजरात में बह के फिर चली जाती है। गुजरात के अंतर्गत इस नदी पर गुजरात का जो पंचमहल जिला है वहाँ पर बनाया गया है कडाना बांध जो है उसमें सारी लागत गुजरात सरकार की है, लेकिन अनुबंध के तहत अगर राजस्थान इस बांध से लाभ लेगा तो उसको यथोचित जो पैसा है वो देना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में कडाना बांध से राजस्थान किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये जो माही बजाज सागर बांध है इस क्षेत्र से सिंचाई सुविधा कागदी पिकअप वियर से दाईं ओर बाईं ओर बहुत नहरें निकाली गई हैं, जिनके द्वारा सिंचाई और पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध होती है। और आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की कायापलट इस परियोजना के द्वारा हो गई है। लाभान्वित जो क्षेत्र है वो माही का कांठल प्रदेश, जिसको 56 का मैदान भी कहते हैं, इस मैदानी भाग में सर्वाधिक लाभ इस योजना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत टोंक जिले में बनास नदी पर टोडा रायसिंह के पास में है, टोडा रायसिंह के पास बीसलपुर कस्बा, यहाँ पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई व पेयजल है, सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना। इस परियोजना के द्वारा जयपुर शहर में 2010 से
पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ और ब्यावर, जहाँ से ये जो 4 तहसीलें हैं अजमेर की, तो यहाँ से होके जयपुर पानी आ रहा है। तो इन तहसीलों में जो भी आसपास के गांव हैं उन सबको पेयजल सुविधा, यानी जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ और ब्यावर, इनमें पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध होती है इसके द्वारा, बीसलपुर बांध के द्वारा। इसके अलावा टोंक के 256 गांवों को इससे पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। और सिंचाई सुविधा एक तो टोंक में और सवाई माधोपुर में और टोंक में सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। तो इस प्रकार से पेयजल की बहुत बड़ी योजना है जो राजस्थान के सबसे बड़े जयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति 2010 से कर रही है। और रास्ते में अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ और ब्यावर की जो तहसीलें आ रही हैं उनके सभी गांवों में इसके द्वारा पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा टोंक के 256 गांव, तो जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और टोंक, इनमें पेयजल सुविधा इसके द्वारा उपलब्ध हो रही है। और साथ में टोंक और सवाई माधोपुर में यहाँ पे सिंचाई सुविधा है वो इस योजना के माध्यम से उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो परियोजना है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आर्थिक विकास करने के लिए और जो मरुभूमि है उसका विकास करने के लिए इस योजना का विकास किया गया था। और इसकी प्रेरणा जो है वो मिली थी गंग नहर। गंग नहर आने के बाद में जो गंगानगर वाला क्षेत्र है उस भाग में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो घना आबाद हुआ। तो इससे ये पता चला कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अनउपजाऊ नहीं है। यहाँ पे अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा फसलों का विकास है वो किया जा सकता है। तो इससे प्रेरित होके और तत्कालीन जो बीकानेर के इंजीनियर थे, सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना के 1948 में भारत सरकार के पास में भेजा और व्यवस्थित रूप से 1958 में इसका कार्य है वो शुरू हुआ। इंदिरा गांधी नहर के बारे में अगर अपन देखें तो राजस्थान में ये जो नहर है वो सतलज और व्यास जो नदी है उनके संगम पे, या व्यास और सतलज इनके संगम पे स्थित है हरिके बैराज से नहर जो है वो निकाली गई है। और राजस्थान में ये नहर हनुमानगढ़ में टिब्बी के पास में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़, गंगानगर और फिर आगे बीकानेर, जैसलमेर और वर्तमान में ये जो नहर है वो बाड़मेर तक पहुंच गई है। तो इस प्रकार से देखें तो पूरा का पूरा जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र की इस नहर के आ जाने के कारण से काया पलट हो गई है। जो मरुस्थलीय भाग बिल्कुल बंजर हुआ करता था वह आज घना आबाद हो गया है इस नहर के कारण से। यानी गंग नहर और जो इंदिरा गांधी नहर है ये आ जाने के कारण से ही गंगानगर में फसल उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इसी कारण से गंगानगर को अपन खाद्यान्न उत्पादन के कारण से राजस्थान का अन्न भंडार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नहर है इस नहर में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, इधर आपके जोधपुर, नागौर और चूरू, ये जो ज़िले हैं वो इसके द्वारा लाभान्वित हैं। नहर के इस ओर वाला जो भाग है उसका ढाल इधर है जिसके कारण से पानी जो है वो आसानी से नहरों के माध्यम से चला जाता है। लेकिन ये जो भाग है पूर्व की ओर वाला जो भाग है ये भाग अधिक ऊंचा है, इसलिए इस भाग में पानी को लिफ्ट करवाया जाता है। नहर की जो टोटल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। और इसमें पंजाब में है
169 किलोमीटर पंजाब में स्थित है और 14 किलोमीटर हरियाणा में। ठीक है, यानी 169 ये तो है पंजाब में और 14 किलोमीटर का जो भाग है वो है हरियाणा में। बाकी शेष जो नहर है वो पूरी की पूरी राजस्थान में है। नहर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो फीडर और मुख्य नहर। फीडर जो है वो हरिके बैराज से लेके और यहाँ तक हनुमानगढ़ में मसीतावली हेड यहाँ तक जो है 204 किलोमीटर लंबाई में है। और इसके आगे जो है वो हो गए आपके मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। शुरुआत में ये जैसलमेर के मोहनगढ़ तक थी, लेकिन वर्तमान में इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो फीडर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब फीडर इस नहर का वह भाग है जिसका जल का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। यानी संपूर्ण पानी जो है यहाँ से जितना पानी छोड़ा जाता है वो सारा का सारा पानी कहाँ पे आता है, हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड तक। यानी किसी भी पानी का उपयोग पंजाब और हरियाणा के द्वारा नहीं किया जाता है। और यहाँ से फिर जो है मुख्य नहर से विभिन्न वितरिकाएँ हैं वो बनाई गई हैं जो 445 किलोमीटर लंबाई में है। ये जो भाग है इसका ढाल इधर होने के कारण से यहाँ पे 9 मुख्य नहरें बनाए गए हैं जिनके द्वारा सिंचाई और पेयजल सुविधा, यानी यहाँ से लेके और बॉर्डर तक का जो एरिया है ये भाग, इसका ढाल इधर होने के कारण से आसानी से पानी जो है वो जा सकता है। और 9 नहरें जो है उनके माध्यम से सिंचाई और पेयजल सुविधा इस भाग को प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो पूर्व की ओर वाला भाग है इसका ढाल जो है वो इस नहर से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पानी को ऊपर पंपिंग करके और पानी को ऊपर लिफ्ट करवाया जाता है और लिफ्ट करवा के और फिर नहरों के माध्यम से सिंचाई और पेयजल के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में पानी को ऊंचा उठाने के लिए 7 लिफ्ट नहरें हैं वो बनाई गई हैं। लिफ्ट नहर है वो बनाए गए हैं जिनके माध्यम से पानी को ऊपर उठा के और सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर, एक तरीके से इसको अपन मरुस्थल की गंगा या मरुगंगा भी कहते हैं, क्योंकि इसके आने के बाद में समस्त जो मरुस्थलीय भाग था उसका कायापलट हो गया है और ये जो भाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसलों का उत्पादन है वो किया जाने लगा है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, जब ये बनी थी तब इसका नाम राजस्थान नहर था और 1984 में इंदिरा गांधी की स्मृति में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया है। वर्तमान में इसी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो संक्षेप में अगर अपन देखें तो इंदिरा गांधी जो नहर है सतलज और व्यास का जो संगम है हरिके बैराज यहाँ से निकाली गई है और यहाँ से टोटल जो लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर में 204 किलोमीटर ये तो हो गई फीडर जिसके जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो फीडर जो है वो एक तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मसीतावली हेड तक 204 किलोमीटर लंबाई में है और मसीतावली हेड के बाद में मुख्य नहर है वो शुरू होती है जिसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। और मुख्य नहर जो है उसके द्वारा विभिन्न सिंचाई और जल की जो नहरें हैं वो निकाली गई हैं और इसमें इसके पश्चिम की ओर जो नहरें हैं यानी ढाल कम होने के कारण से सीधी नहरें निकाली गई हैं, 9 नहरें जिनसे सीमावर्ती क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। इसके पूर्वी भाग में ये जो क्षेत्र है ये ऊंचा होने के कारण से पानी को ऊपर उठाया जाता है, लिफ्ट करवाया जाता है और लिफ्ट करवा के विभिन्न 7 लिफ्ट नहरों के माध्यम से सिंचाई और पेयजल सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। आंकड़ों की दृष्टि से अगर अपन देखें तो राजस्थान या इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की
एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है और भविष्य में इसमें ऐसा प्लान है कि इस नहर को आगे ले जाके और राजस्थान से होके और इसको गुजरात के पास में अरब सागर से जोड़ दिया जाएगा। तो इस नहर का जो उपयोग है वो यातायात के लिए भी किया जाएगा, यानी माल के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ गुजरात जो क्षेत्र है वो सीधा अरब सागर से जुड़ गया और नहर के माध्यम से ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से इस नहर के माध्यम से उत्तरी जो भारत है, यानी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके लिए जल परिवहन सुविधा है वो उपलब्ध हो जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, यानी इसको अरब सागर से अगर जोड़ दिया जाता है तो विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है वो ये बन जाएगी। नेक्स्ट है जाखम परियोजना। जाखम नदी जो है वो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी से निकलती है और प्रतापगढ़, चित्तौड़ इनमें बह के और यहाँ पर बेपेश्वर स्थान पे सोम नदी में मिल जाती है। जाखम को आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, तो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है उसको लाभान्वित करने के लिए जाखम बांध का निर्माण है वो किया गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा मिट्टी से निर्मित यानी कच्चा बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है वो माना जाता है जाखम बांध। जाखम बांध से लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुछ भाग है वो उदयपुर का। प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वो इसके द्वारा लाभान्वित हैं। इसमें जाखम नदी पर अनूपपुरा नामक स्थान पे जाखम बांध का निर्माण किया गया है और इससे 13 किलोमीटर आगे नगारिया से फिर इस बांध में विभिन्न पिकअप वियर बना के और नहरों का निर्माण करके सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। ये नदी सोम नदी जो है उस पर बनाई गई है। सोम नदी यहाँ उदयपुर में ऋषभ देव के पास में बीछा मेड़ा पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, दक्षिण की ओर बह के और बेपेश्वर स्थान से इधर से जाखम नदी इसमें आके मिल जाती है और दोनों आगे जाके बेणेश्वर में इधर से जो माही नदी आ रही है उसमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो सोम नदी है उसमें अम्बा और कमला ये स्थान का नाम है, इसलिए जो सिंचाई परियोजना का नाम सोम कमला अम्बा, ठीक है। तो अम्बा और जो कमला स्थान है उस स्थान पे इस नदी पर जो है वो बांध बनाया गया है और यहाँ पे इसका निर्माण है वो किया गया है। इसके द्वारा डूंगरपुर और उदयपुर, तो डूंगरपुर और उदयपुर की जो सलुम्बर तहसील है इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही। आदिवासी बहुल क्षेत्र है सलुम्बर और डूंगरपुर का जो कमला अम्बा क्षेत्र है वहाँ पर इसका निर्माण किया गया है और इससे सिंचाई सुविधा और पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट है मेजा बांध परियोजना। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर जो मांडलगढ़ क्षेत्र है उसमें गांव का नाम है मेजा, उसी के नाम के आधार पे इस परियोजना का नाम है। तो कोठारी नदी पर मांडलगढ़ के पास में मेजा जो स्थान है वहाँ पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत इस बांध के द्वारा भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा जो मेजा बांध है वो मत्स्य पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो छोटी नहर परियोजना है सिद्धमुख नोहर परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत रावी और व्यास
इनको एक लिंक के द्वारा जोड़ा गया है और इनका जो अतिरिक्त जल है उस जल का उपयोग करने, जो व्यर्थ पाकिस्तान में चला जाता है, तो इस जल का उपयोग करने के लिए इस नहर परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 3 ज़िले हैं वो लाभान्वित होंगे। अभी वर्तमान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ में नोहर और भादरा, और इसके अलावा चूरू में तारानगर और राजगढ़। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा इस नहर के द्वारा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट जो परियोजना है वो है इसमें नर्मदा परियोजना। इसको सरदार सरोवर परियोजना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है और राजस्थान में इसका जो हिस्सेदारी है उसके अंतर्गत राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत जालोर, राजस्थान का जो जालोर ज़िला है उसमें सिंचाई सुविधा और पेयजल सुविधा वर्तमान में उपलब्ध हो रही है। तो केवल जालोर वाला जो भाग है वह क्षेत्र इसके द्वारा लाभान्वित वर्तमान में होने लग गया है। इसके अलावा जो बाड़मेर क्षेत्र है, बाड़मेर क्षेत्र में भी इसके द्वारा जो सिंचाई सुविधा और पेयजल सुविधा है वह उपलब्ध होने लगेगी। लेकिन वर्तमान में जालोर का जो सांचौर क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसके द्वारा सुविधा जो है पेयजल और सिंचाई सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होने लग गई हैं। तो दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है जालोर और बाड़मेर क्षेत्र, ये इस योजना के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट जो छोटी परियोजना है वो है जवाई बांध परियोजना। इस योजना के अंतर्गत लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। इस जवाई नदी में पाली में स्थान का नाम है एरिनपुरा। पाली के एरिनपुरा स्थान में जवाई बांध का निर्माण किया गया है जवाई नदी पर, और इस बांध के द्वारा पाली और जालोर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। इसके अलावा जोधपुर जो शहर है, जोधपुर और जो पाली शहर है, इसको पेयजल सुविधा है वो उपलब्ध हो रही है। जवाई बांध का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मारवाड़ का जो क्षेत्र है, उसमें विशेष महत्व है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा शुद्ध पेयजल आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट जो छोटी परियोजना है पांचना बांध परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत करौली में गुडला गांव के पास 5 मुख्य नदियां हैं, इसीलिए इसको पांचना कहा जाता है। बरखेड़ा, भैंसावट, माची, और अटा। इसके साथ में है भद्रावती। इस प्रकार से 5 नदियाँ बरखेड़ा, भैंसावट, माची, अटा और भद्रावती, इन 5 नदियों के संगम पे जो गुडला गांव के पास में होता है, यहाँ पे पांचना बांध का जो निर्माण है वो किया गया है। और इसके द्वारा आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई सुविधा और पेयजल वो इसके द्वारा उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में ये परियोजना है वो चर्चा में रही थी,
क्योंकि जो घनापक्षी विहार है वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी हो गई है, इसलिए एक केंद्र सरकार के द्वारा योजना बनाई गई थी कि पांचना बांध से पानी जो है वो यहाँ पे ले जाया जाएगा, तो उसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। इस प्रकार से ये 5 नदियों के संगम पे स्थित होने के कारण से छोटी छोटी नदियां हैं और ये आपस में आके यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए इसको पांचना बांध नाम दिया गया है।